एवरीवन, एक बार फिर से IQ नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है फीवर, जो प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। अब वहाँ के आगे से हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फीवर्स। तो फीवर के क्या क्या टाइप होते हैं। तो टाइप ऑफ फीवर्स यानी जो बुखार है उसके कितने प्रकार के होते हैं, बुखार कितने कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है इनवर्स फीवर। जो सबसे पहला है वो है इनवर्स फीवर्स। इनवर्स फीवर को हम हिंदी में विलोम विलोम जवर भी बोलते हैं। फीवर को हम जवर भी बोलते हैं, बुखार भी बोलते हैं और पायरेक्सिया भी बोलते हैं। हिंदी में जवर, बुखार, इंग्लिश में फीवर, पायरेक्सिया। तो सबसे पहला है विलोम इनवर्स फीवर। जनरली क्या है, मॉर्निंग के टाइम बॉडी टेम्परेचर कम और इवनिंग के टाइम बॉडी टेम्परेचर अधिक होता है। हमारे जनरली जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका मॉर्निंग के टाइम बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, और इवनिंग के टाइम बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, अधिक होता है। बट इस प्रकार के फीवर में मॉर्निंग का टेम्परेचर सबसे अधिक होगा और इवनिंग का टेम्परेचर कम होगा। तो इसमें क्या होता है, जनरली जो कंडीशन होती है उसका उल्टा होता है, विलोम होता है, इसलिए इसको इनवर्स फीवर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मॉर्निंग का फीवर कितना रहेगा, मॉर्निंग का फीवर 101 डिग्री रहेगा यानी अधिक रहेगा, और इवनिंग का टेम्परेचर कितना रहेगा, 90 98.6 रह जाएगा। तो ये उल्टा हो गया, मतलब मॉर्निंग का टेम्परेचर हमेशा कम होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले फीवर में मॉर्निंग का फीवर टेम्परेचर अधिक हो रहा है। तो इसलिए इस फीवर को क्या कहते हैं, इनवर्स फीवर के नाम से जाने जाते हैं। ये उल्टा होता है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा है इरेगुलर फीवर। सेकंड नंबर है इरेगुलर फीवर यानी अनियमित फीवर। इरेगुलर फीवर को हम हिंदी में अनियमित फीवर भी बोलते हैं। अनियमित फीवर, जब फीवर के चढ़ने व उतरने व टेम्परेचर को किसी निश्चित प्रकार या श्रेणी में नहीं रखा जा सके तो उसे इरेगुलर फीवर कहते हैं। यानी जब फीवर के चढ़ने और उतरने, मतलब कभी फीवर चढ़ता है, इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर को किसी निश्चित प्रकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता, मतलब कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो इरेगुलर अनियमित फीवर है, मतलब उसमें कभी ज्यादा कभी कम होता है, उसको एक प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, उसे इरेगुलर फीवर कहते हैं, अनियमित फीवर कहते हैं। इस टाइप के फीवर को क्या कहते हैं, अनियमित फीवर कहते हैं, इरेगुलर फीवर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंटरमिटेंट फीवर। थर्ड है आपका इंटरमिटेंट फीवर। थर्ड टाइप का है आपका इंटरमिटेंट फीवर यानी सविरामी। इसको हिंदी में सविरामी फीवर कहते हैं। इसमें फीवर चढ़ता है वह निश्चित टाइम के बाद उतर जाता है। फीवर के फिर से आने की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल से होती है। फीवर बैक एट रेगुलर इंटरवल। इसमें फीवर, जैसे फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, वो एक निश्चित टाइम के बाद में उतर जाएगा, यानी 2 घंटे के बाद में फीवर नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद में नॉर्मल हो जाएगा, और उसके बाद में वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वापिस कुछ समय बाद में वापिस वो हो जाएगा। तो निश्चित समय के बाद में उतर जाता है। फीवर के फिर आने की प्रक्रिया निश्चित समय अंतराल से होती है, मतलब वापिस 2 आवर्स में 2 आवर्स में क्या हो जाएगा, वापिस से इंक्रीज हो जाएगा, वापिस वही टेम्परेचर आ जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये एक निश्चित समय के अंदर वापिस वहीं पे फीवर आ जाता है, वापिस फीवर चढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सविरामी फीवर्स बोलते हैं। ऐसे फीवर को हम बोलते हैं सविरामी फीवर्स बोलते हैं। निश्चित समय के अंदर वापिस आता है। फीवर बैक एट रेगुलर इंटरवल, यानी रेगुलर इंटरवल से वह वापिस हो जाता है।
अब है रिमिटेड फीवर, 4 टाइप का है जो है रिमिटेड फीवर। रिमिटेड फीवर, इस टाइप के फीवर में क्या होता है, रिमिटेड फीवर को हम बोलते हैं अल्प विरामी फीवर, हिंदी में बोलते हैं इसको अल्प विरामी फीवर। अल्प विरामी फीवर, इसको हिंदी में अल्प विरामी बोलते हैं। इस टाइप के फीवर में पेशेंट के मॉर्निंग एंड इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री से अधिक का डिफरेंस रहता है, बट टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता। तो इस टाइप के फीवर में क्या रहता है, मॉर्निंग के और इवनिंग के फीवर्स में 2 डिग्री से अधिक टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है। मतलब मॉर्निंग में उसका फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था, बट इवनिंग में उसका फीवर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बट टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल नहीं हुआ है, फीवर तो उसको कंटिन्यू है, बट टेम्परेचर में डिफरेंस था वो लगभग 2 डिग्री से अधिक है। मतलब यहाँ पे अगर आप 101 डिग्री पॉइंट 101.4 लिख सकते हैं, मतलब 2 डिग्री से ज्यादा हो गया, 2 पॉइंट समथिंग 6 डिग्री, इतना ज्यादा गैप हो गया। मतलब 2 डिग्री से अधिक का गैप रहता है, डिफरेंस रहता है, बट टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मल नहीं आता। यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आता है, इसलिए इस टाइप के फीवर को लिमिटेड फीवर कहते हैं। इस टाइप के फीवर में पेशेंट का मॉर्निंग एंड इवनिंग के टेम्परेचर में 2 डिग्री से अधिक डिफरेंस रहता है। ठीक है। अब है फिफ्थ नंबर, जो 5वां नंबर है, हेपेटिक फीवर। हेपेटिक फीवर्स, तो इस टाइप के फीवर में क्या होता है, इसको बोलते हैं हेपेटिक फीवर। हेपेटिक फीवर, when there is a extreme difference between the highest point the lowest point of the fever is called hepatic fever। यानी इस टाइप के फीवर को, सॉरी, इसको आप हेपेटिक फीवर नहीं हेक्टिक फीवर बोलते हैं। इसमें मैंने हेपेटिक लिख दिया है, बट आई थिंक ये है हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर, इसको हेपेटिक नहीं हेक्टिक फीवर बोलते हैं। सॉरी, ये मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, इसको हेक्टिक फीवर बोलते हैं, HECTIC, हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर में क्या, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में अत्यधिक अंतर हो जाता है, उसे हेक्टिक फीवर कहते हैं। जो हाईएस्ट पॉइंट और उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा अंतर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, हेक्टिक पॉइंट कहते हैं। जैसे हाईएस्ट पॉइंट आज का टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और इसका लोएस्ट पॉइंट है 99.6 फ़ारेनहाइट है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, उसी को क्या कहते हैं, हेक्टिक फीवर कहते हैं। When there extreme difference between the highest point to lowest point, fever is called hectic fever। इसको हेक्टिक फीवर कहते हैं। यहाँ पे सही लिखा है हेक्टिक फीवर, ये जो है हेक्टिक फीवर बोलते हैं इसको, ना कि हेक्टिक फीवर। ओके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कंस्टेंट फीवर्स। 6 नंबर है कंस्टेंट फीवर्स। तो इस टाइप का फीवर है जिसमें द फीवर in which the difference in temperature is minimum, the temperature fluctuation is minimum. The example in 24 hours. The temperature fluctuation should not be exceed 1 degree but always remain above normal। तो इसके अंदर क्या होता है, जो टेम्परेचर है इसको कंस्टेंट फीवर को स्थिर फीवर भी कहते हैं, इसको हिंदी में स्थिर फीवर कहते हैं, स्थिर फीवर कहते हैं। ये डिफरेंस जो होता है वो मिनिमम होता है, कम होता है, जो तापक्रम में अंतर होता है वो कम होता है, वो 24 घंटे में टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा ना हो, परंतु हमेशा नॉर्मल से ऊपर रहता है। इसमें जो 24 घंटे में क्या रहता है, 24 आवर के अंदर जो टेम्परेचर है
24 आवर्स के अंदर टेम्परेचर जो है, कभी जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था टेम्परेचर, उसके बाद में 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। तो डिफरेंस है वो 1 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, मतलब 1 डिग्री से ज़्यादा ना हो, परंतु जो है हमेशा से नॉर्मल से ऊपर हो। जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल रेंज 98.6 फ़ारेनहाइट होती है, उससे हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है, इंक्रीज रहता है, बट नॉर्मल नहीं होता। और जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा नहीं रहता, 1 डिग्री का ही डिफरेंस रहता है। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता है उसका टेम्परेचर का, बट नॉर्मल नहीं होता। उसके बाद में है रिप्लेसिंग फीवर। इस टाइप के फीवर में क्या होता है, रिप्लेसिंग फीवर के अंदर द रिमेनिंग द नॉर्मल टेम्परेचर 1 or 2 days आफ्टर पीरियड ऑफ फीवर सम टाइम इज कॉल्ड रिप्लेसिंग फीवर। रिप्लेसिंग फीवर को हिंदी में रिप्लेसिंग फीवर बोलते हैं। कुछ समय तक बुखार रहने के बाद 1 या 2 दिन तक सामान्य ताप पर बने रहना ही पुनरावर्ती बुखार कहलाता है। मतलब कुछ समय तक, इसको हिंदी में पुनरावर्ती बुखार कहते हैं। हिंदी में से पुनरावर्ती मतलब रिप्लेस हो रहा है, वापस आ रहा है। कुछ समय तक बुखार रहने के बाद, यानी कुछ टाइम तक फीवर रहता है, जैसे 2 दिन फीवर रहा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 या 2 दिन तक सामान्य रहेगा, और उसके बाद में 2 दिन तक वापस क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल तापमान बना रहेगा। सामान्य बनने के बाद वापस से क्या रहेगा, वापस से 2 दिन बाद में वापस फीवर आ जाएगा, तो वापस फीवर आ जाएगा 102 डिग्री, वापस फीवर आ जाएगा। तो ये ऐसा होता है इसके अंदर, रिप्लेसिंग फीवर के अंदर, मतलब फीवर की पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर बार बार में वापस हो जाता है, रिपीट हो जाता है। अब है राइगर, लास्ट वन है राइगर। राइगर के अंदर क्या होता है, राइगर मतलब होता है कंपकंपी आना। राइगर का मतलब व्हेन द फीवर राइज द पेशेंट फील एक्सट्रीम कोल्ड, उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है, विच कॉज द सीवरिंग, और उसको कंपकंपी आने लग जाती है। फीवर इज इंक्रीज टू हाइपरपायरेक्सिया ग्रेटर देन 105 डिग्री, यानी उसका जो फीवर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, राइगर बोलते हैं, यानी कंपकंपी आना बोलते हैं। इसके अंदर जो कंडीशन है वो हाइपरपायरेक्सिया की कंडीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। राइगर किसे कहते हैं, व्हेन द फीवर राइज द पेशेंट फील एक्सट्रीम कोल्ड, उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, विच कॉज सीवरिंग, और उसके कारण उसको सीवरिंग होने लगती है, कंपकंपी आने लगती है, फीवर इंक्रीज टू ग्रेटर देन 105 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, और उसे हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, फीवर के पेशेंट की केयर, पेशेंट विथ फीवर्स। केयर पेशेंट विथ फीवर, जो केयर पेशेंट विथ फीवर के अंदर है, फर्स्ट है आपका पेशेंट का टेम्परेचर कम करने के लिए कोल्ड स्पंज और कोल्ड बाथ, आइस पैक्स, ये कोल्ड स्पंज, आइस पैक्स, कोल्ड एनिमा आदि का यूज करके पेशेंट का टेम्परेचर कम किया जा सकता है। तो पेशेंट का जो टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कोल्ड स्पंज। कोल्ड स्पंज का मतलब है यहाँ थोड़ा नॉर्मल से ठंडा पानी लेके उसे स्पंज करना चाहिए, उसे पेशेंट को कपड़े से स्पंज करना चाहिए, साफ करना चाहिए, जिससे क्या है उसकी स्किन थोड़ी सी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे हो जाएगा। कोल्ड बाथ, थोड़ा ठंडा पानी से उसे, जो नॉर्मल पानी से जो ज़्यादा ठंडा होता है उससे आप उसे बात करवा सकते हो, कोल्ड बात करवा सकते हो। आइस बैग, जो ठंडे पानी के आइस बैग रहते हैं उससे आप सेक कर सकते हो, कोल्ड एनिमा दे सकते हो। रेक्टम के द्वारा हम ये एनिमा देते हैं, कोल्ड एनिमा, ठंडे पानी का एनिमा देने से भी टेम्परेचर कम हो सकता है, तो ये कर सकते हैं आप। उसके बाद में उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद में ये मैंने था कोल्ड एनिमा देने पे आदि यूज करके हम पेशेंट का टेम्परेचर क्या कम कर सकते हैं, टेम्परेचर का, पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकेंड मेथड है इसकी कि मेथड बाय विच द टेम्परेचर इज टेकन लाइक माउथ, एक्जिला, रेक्टम मस्ट बी रिटन इन द चार्ट। हमेशा क्या करना चाहिए, जिस मेथड से आप टेम्परेचर ले रहे हो, जैसे आप माउथ से ले रहे हो, एक्जिला से ले रहे हो, रेक्टम से ले रहे हो, तो वो आपको हमेशा चार्ट के अंदर लिखना है, क्योंकि जो माउथ का जो टेम्परेचर होता है
वो 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल ये होता है, बट एक्जिला का एक कम होता है 97.6 फ़ारेनहाइट होगा, बट रेक्टम का क्या होगा, एक ज़्यादा होगा 99.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो आपको ये तीनों में डिफरेंस है। अगर आप ये टेम्परेचर के आगे लिख दोगे कि भाई ये रेक्टम से लिया हुआ है, ये एक्जिला से लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा और किसी को दूसरे को भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन से मेथड से लिया हुआ है। अगर आपने लिख दिया कि 99 डिग्री ये है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, और आपने रेक्टम नहीं लिखा, तो जैसे किसी ने ओरली समझ लिया तो वो उसको क्या लगेगा, इस पेशेंट को फीवर है, बट रेक्टम के अंदर 99.6 नॉर्मल माना जाता है, ये नॉर्मल माना जाता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हमेशा क्या रिटर्न में लिख देना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड है, थर्ड नंबर है, ड्यू टू इंक्रीज in the heat of the fevers, the patient need more calorie foods, high carbohydrate, low fats and easily। तो जो पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए, इंक्रीज हीट इन फीवर के अंदर क्या हो जाती है, हीट इंक्रीज हो जाती है, तो क्या करना चाहिए, मोर कैलोरी फूड्स, जो कैलोरी ज्यादा हो वैसे फूड देने चाहिए, है ना, और हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, इजीली डाइजेबल डाइट, जो इजीली डाइजेस्ट हो सके वो देनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को इजीली डाइजेस्ट हो सके, और लो मोर कैलोरी फूड देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हाई होनी चाहिए, लो फैट, फैट उसका कम होना चाहिए, ऐसी डाइट देनी चाहिए फीवर वाले पेशेंट को। ठीक है। उसके बाद में उस पेशेंट को लिक्विड और सॉफ्ट डाइट इज कैलोरी चूज टू गिवन द पेशेंट स्मॉल क्वांटिटी बट फ्रीक्वेंट। तो क्या है, हमेशा पेशेंट को क्या देनी चाहिए, लिक्विड लिक्विड देनी चाहिए, लिक्विड वाली कैलोरी देनी चाहिए, और सॉफ्ट दे सकते हैं, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट से यूज करवाए, शुड बी गिवन पेशेंट स्मॉल क्वांटिटी और बट फ्रीक्वेंट, और उसे बार बार में दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में उसे बार बार में दें तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगी, लिक्विड जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, सॉफ्ट डाइट ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड शुड बी प्रोवाइड। तो पेशेंट को क्या करें, क्लीन और कंफर्टेबल, जो क्लीन और कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करें, शुड बी प्रोवाइड। पेशेंट शुड बी वेयर लूज क्लॉथ शुड बी गिवन बिकॉज द कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट। इसमें क्या करें, तो क्लीन और कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करवाएं उसे, जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में क्या करें, पेशेंट को वेयर लूज एंड कॉटन क्लॉथ, एंड जो क्लॉथ्स हैं वो लूज होने चाहिए और वो कॉटन के हो सकते हैं। तो उससे क्या होगी, पेशेंट को क्या होगा, वो स्वेटिंग जो है, जो स्वेटिंग है, जो पसीना है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, स्वेटिंग है ना, स्वेटिंग जो है पसीना आ रहा है उसको क्या कर लेगा, पेशेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। कॉटन के क्लॉथ होने चाहिए और लूज होने चाहिए, वो ढीले होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में प्रोवाइड बेड पेन एंड यूरिनल द पेशेंट इज रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट को जरूरत पड़ रही है तो उसे बेड पेन और यूरिनल, मतलब उसको बेड पे ही, अगर बेड पे ही यूरिन और मोशन स्टूल पास करना हो, तो अगर पेशेंट बाथरूम नहीं बाथरूम नहीं जा पाता है तो उसे बेड पे ही करवाना चाहिए। उसे बेड पेन दे दें, यूरिनल तो यूरिन करने के लिए, बेड पेन स्टूल पास करने के लिए दिया जाता है, जिससे पेशेंट उठ के जाएगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बेड पे ही लेंगे। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन इन केस ऑफ हाइपैरिक्सिया। अगर पेशेंट को हाइपैरिक्सिया है, हाइपैरिक्सिया मैंने बताया था 105 डिग्री से ऊपर फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अलोन नहीं छोड़ना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, कन्वर्जन आ सकते हैं, कन्वर्जन यानी दौरे आ सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए,
और क्योंकि कन्वर्जन दोहरे आने पे, सीजर आने पे पेशेंट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और उसको इंजरी हो सकती है, चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें। प्लेंटी फूड शुड बी गिवन द पेशेंट। मैंने बताया था लिक्विड डाइट और प्लेंटी फूड ज़्यादा देने से क्या वो डिहाइड्रेट नहीं होगा, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन में है, अगर पेशेंट में पानी की कमी आ गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी आ जाती है, निर्जलीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो आई फ्लूइड दे सकते हैं, तो आई फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं, तो आरएल, एनएस, डीएनएस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस ये फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो डिहाइड्रेशन में और लूज मोशन में आरएल दिया जाता है। उसके बाद में ओरल हाइजीन और ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस दे सकते हैं। तो ओरल हाइजीन ऑफ द पेशेंट शुड बी टेकन केयर ऑफ, मतलब उसकी ओरल हाइजीन भी उसकी मेंटेन रखनी चाहिए, पेशेंट की ओरल हाइजीन करनी चाहिए, यानी माउथ की केयर अच्छे से करनी चाहिए, ओरल हाइजीन यानी उसका जो माउथ वगैरह है, ओरल हाइजीन का केयर का ध्यान रखना चाहिए। अगर मुंह वगैरह साफ रहेगा तो वो ओरली अच्छे से ले पाएगा और इन्फेक्शन वगैरह के चांस नहीं होंगे। उसके बाद में फ्रूट जूस शुड बी गिवन टू द पेशेंट को फ्रूट जूस देने चाहिए, एनर्जी ड्रिंक दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को थोड़ी एनर्जी मिल सके। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपको एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दे सकते हैं। तो कुछ एंटीपायरेटिक्स और एंटीपायरेटिक्स जैसे एंटीपायरेटिक कौन सी होती है, पीसीएम्स, आइबुप्रोफेन्स, ये पेन एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, पैरासीटामोल। तो एंटीबायोटिक्स में अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में बहुत सारी आती है, एजिथ्रोमाइसिन, एजी 500 आती है जैसे, और हेमोक्सिक्लेव आती है। तो हेमोक्सिक्लेव तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 625 की आती है। ऐसे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स आती है, सिफ्लोक्सिन आती है, सिफोटेक्सिन आती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है। तो अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन आप उसे दे सकते हैं, डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग, जो डॉक्टर एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद में है केयर ऑफ पेशेंट विथ राइगर। अगर पेशेंट को राइगर हो रहा है, अगर पेशेंट को राइगर का मैंने मतलब बताया था, उसको कंपकंपी आ रही है, राइगर हो रही है, तो उसकी केयर कैसे करते हैं, तो उसकी 3 स्टेज में केयर करते हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज जिसमें सर्दी लगती है, हॉट स्टेज जिसमें गर्मी लगती है, पेशेंट को स्वेटिंग में पसीना आ जाता है। तो ये 3 स्टेज है, इसके अंदर आप राइगर पेशेंट की केयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज के अंदर क्या रहता है, कोल्ड स्टेज के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर कोल्ड स्टेज के अंदर मैं बता देता हूँ आपको। कोल्ड स्टेज के अंदर, तो इस स्टेज में पेशेंट को बहुत बहुत तेज सर्दी लगती है। स्टेज में पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है, और उससे क्या होता है, सर्दी लगती है, सर्दी की वजह से उसे राइगर आने लगते हैं, और साथ ही हेडेक, वोमिटिंग, पल्स इंक्रीज आदि की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। पेशेंट को ब्लैंकेट उठाना चाहिए और हॉट वाटर फेंक देना चाहिए। इस पेशेंट में क्या, हॉट कोल्ड स्टेज में क्या है, सर्दी लगती है, पेशेंट को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्दी लगती है। उसके बाद में सर्दी की वजह से उसे राइगर आ सकते हैं, मतलब कंपकंपी आ सकती है, कंपकंपी कंपकंपी हो सकती है। उसके बाद में पेशेंट को कंपकंपी होने से हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, पल्स इंक्रीज हो सकता है। पल्स इंक्रीज होने को कहते हैं टेकिकार्डिया कहते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं अपन, पल्स इंक्रीज होने को टेकिकार्डिया कहते हैं। आदि स्थितियों में पेशेंट को ब्लैंकेट उड़ाना चाहिए। पेशेंट को अगर ज़्यादा सर्दी लगी है तो ब्लैंकेट उड़ा देना चाहिए, और उसे हॉट वाटर फेंक देना चाहिए, गर्म पानी का फेंक देना चाहिए, ठीक है, गर्म पानी का फेंक देना चाहिए, जिससे क्या है उसे सर्दी कम लगेगी। अब है हॉट स्टेज में, अब अपन कोल्ड स्टेज में कर दिया, हॉट स्टेज में क्या करना चाहिए, तो हॉट स्टेज में क्या करना चाहिए, में हॉट स्टेज में क्या है, इस स्टेज में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट की गर्मी लगने लगती है, यानी इसमें क्या होता है, हॉट स्टेज यानी गर्म स्टेज है, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा पेशेंट का, और उसमें पेशेंट को गर्मी लगनी चाहिए। टेम्परेचर 103 डिग्री से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, मतलब 103 से, यानी 103 से 105 के करीब हो जाता है टेम्परेचर। उसके बाद में इस अवस्था में पेशेंट को ब्लैंकेट हटा देनी चाहिए। अगर ब्लैंकेट उड़ा रखी है तो उसे हटा देनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इसमें गर्मी लग रही है, तो अगर ब्लैंकेट उड़ाएंगे तो उसे और गर्मी लगेगी, तो इसलिए ब्लैंकेट हटा देना चाहिए। हॉट वाटर बैग जो दिया था वो भी हटा देना चाहिए, गर्म पानी का बैग
की अब जरूरत नहीं है उसे, पेशेंट को ऑलरेडी गर्मी लग रही है। तो इसमें क्या करना चाहिए, अपन को कोल्ड स्पंज करना चाहिए। अब यहाँ पे आप पेशेंट को यहाँ पे कोल्ड स्पंज कर सकते हो, वापस थोड़ा ठंडा स्पंजिंग कर सकते हो ठंडा करने के लिए, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको वापस ठंडा करना चाहिए। अब है स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज के अंदर क्या करना चाहिए, तो स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, पसीना आता है। ये थर्ड स्टेज है, इसके अंदर क्या है, पसीना आने लग जाता है। तो इसके अंदर इस स्टेज में पेशेंट को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, टेम्परेचर को कम हो जाता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है, जो बढ़ा हुआ था, तेज था, वो वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। और कोल्ड स्पंजिंग को बंद कर देना चाहिए। जब टेम्परेचर कम हो गया हो तो कोल्ड स्पंजिंग नहीं करना है, बंद कर देना है। अब पेशेंट को क्लोथ क्या करना है, गीले हो गए हैं तो उसे चेंज करा देना है। पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी तो पेशेंट के क्लोथ्स जो है, कपड़े हैं, गीले हो जाएंगे, इसलिए उसे चेंज कर देना है। इसके बाद में तो थैंक यू सो मच क्लास को लाइक करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और आईक्यू नर्सिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, नर्सिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।